नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में मोदी मैजिक चलता दिखाई दे रहा है। जी हां, दरअसल 20 फरवरी को प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से ही कश्मीर घाटी की राजनीति के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं थके, तो वहीं पीडीपी के साबिक लीडर और इसके अलावा डिप्टी सीएम मुजफ्फर हुसैन बेग ने भी पीएम मोदी के हर कदम की सराहना की और उनके भाषण और उनकी स्पीच को ऐतिहासिक करार दिया। बेग ने तो यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बम्पर जीत वाले बयान पर उन्होंने पूरा यकीन है और भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतेगी। तो क्या इसे मोदी मैजिक कहा जाए या इसे किस तरह से देखा जाए? जो जम्मू कश्मीर के लीडरों के जो सुर बदले हैं या पीएम मोदी की तारीफ की जा रही है, बीजेपी की तारीफ की जा रही है, इसे आखिर किस तरह से देखा जाए, इसी को आज हम समझेंगे जेकेएलएच प्राइम टाइम में। ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। नरेंद्र मोदी जी को दिल से उनको मुबारक है। और चलिए, आज के इस इशू पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। सुरेंद्र अंबरदार जी सीनियर लीडर हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। रतनलाल गुप्ता साहब जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नम्रता शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से, और कुछ देर में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं रतनलाल गुप्ता जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। और आपने एक दो दिन पहले हमारी चर्चा में ही कहा था कि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की है, या रेल सर्विस जो कश्मीर तक संगलदान तक शुरू हुई है उसकी तारीफ की है, तो आपने कहा कि तारीफ करना कोई एक तरह से बुराई नहीं है, लेकिन इस बयानबाजी को किस तरह से देखा जाए, इस तारीफ को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अलग अलग सियासी गलियारों में इसके माने निकाले जा रहे हैं। रतनलाल गुप्ता जी, जो तारीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने की है। देखिए साहब, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए जी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और रेल का जो काम शुरू किया था वो 2007 से शुरू हुआ है और बड़ी मुश्किल से अब मुकम्मल हुआ है। कश्मीर के लोगों की आंखें तरस गई इस प्रोजेक्ट को देखते देखते, और इलेक्ट्रिक ये ट्रेन जो चली, इसके लिए वहां के मेंबर पार्लियामेंट ने धन्यवाद किया कि बड़ी मुश्किल से ये ट्रेन जहां चली है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि ये रेल उनके इलाके में आई है। तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में ये बात, ये तो पहला काम नहीं है जो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, बीजेपी की तरफ से। इससे पहले और भी बहुत से काम किए गए रतनलाल गुप्ता जी जम्मू कश्मीर में। जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो काम है ये यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू किया था जी, और मुकम्मल आज हुआ है बहुत अरसे के बाद। कश्मीर के लोगों की आंखें तरस गई थी, तो ये बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट ऑफ द एरिया, उन्होंने उनका शुक्रिया किया। तो इसमें बुरी बात कोई मैं नहीं समझता कि हो, और एक अच्छे काम के लिए अच्छी बात उनको मुबारक देनी, ये तो हक बनता है मेंबर पार्लियामेंट का। जहां तक आप कह रहे हैं कि साहब बाकी बेग साहब ने क्या कहा या दूसरों ने क्या कहा, देखिए नहीं, सियासी गलियारों में असल में इसके अलग माने निकाले जा रहे हैं। जो तारीफ की है कि एक दिन पहले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इंडी गठबंधन से अलग होने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि हम अकेले जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, और उसके दूसरे ही दिन पीएम मोदी जम्मू जाते हैं और वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब उस ट्रेन में सफर करते हैं जिस ट्रेन की इफ्तिताही पीएम मोदी ने की है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट उनका राइट बनता है जी, लोगों के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर उनके इलाके में कोई तरक्की की बात होती है तो नेचुरली गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे बीइंग ए अपोजिशन लीडर। इसमें तो कोई बुरी बात तो है नहीं। अच्छी बात के लिए अच्छी बात कहना, मुबारक देना, ये तो एक कोई समझता था कि कश्मीर में भी कभी ट्रेन चलेगी। तो ये एक बड़ी एक अजूबा है
कि इलेक्ट्रिक ट्रेन वहां पर चलाई है। और ये उसके इत्तेफाक लिए है कि वहां बीजेपी के दौर में हुआ है। ने लोगों की तरफ से धन्यवाद किया। नहीं, और सर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्या इसे इत्तेफाक तो कहेंगे अगर रतनलाल कोई गुप्ता जी इसका की गलत पीएम मतलब मोदी ने बताए। इसका इनॉग्रेशन किया है? जी मेंबर भारत के प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। चलिए, अच्छा है रतनलाल गुप्ता जी, आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबके हैं। जी जी, आप ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबके हैं। जी जी, कोई ऐसी बात तो है नहीं। जी जी। मेरे साथ एक और खास मेहमान चर्चा में सुहेल काजमी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल काजमी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं नम्रता शर्मा जी, आप मुस्कुरा रही थी जब मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने तारीफ की, हालांकि रतनलाल गुप्ता जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अगर तारीफ की जाती तो इसमें बुराई क्या है, प्रधानमंत्री तो सबके हैं। लेकिन मैं नम्रता जी एक चीज समझना चाह रहा हूं कि चाहे मुजफ्फर बेग साहब हों, उन्होंने भी तारीफ की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, या छुपे अल्फाज में आप कह लीजिए अल्ताफ बुखारी साहब हों या गुलाम नबी आजाद साहब हों, इस तरह के ये लीडर तारीफ करते रहे गाहे बगाहे पीएम मोदी की और इस सरकार की। जी, प्रधानमंत्री सबके हैं, वो 1,40,00,000 जनता के प्रधानमंत्री है, कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री अगर रहते कि सबके प्रधानमंत्री हैं और सबके विकास में अगर सबके साथ में अगर विश्वास रखते, जो नारा वो देते हैं, तो नम्रता शर्मा भी इस बात में शामिल हो जाती। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि नहीं, तो उन्होंने कई सौगात दिए ना। अब रतनलाल गुप्ता जी कह रहे हैं कि ट्रेन जो एक ख्वाब था कश्मीर के लोगों का, संगलदान तक पहुंची है। नहीं, मैं नम्रता जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वजह से तारीफ कर रहे हैं कि पहली बार संगलदान और कश्मीर के लोगों को ट्रेन मिली है, इस वजह से तारीफ की जा रही है, तो आप क्यों तारीफ नहीं कर सकती हैं? देखिए, तारीफ जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसके बाद आप भी तारीफ करिएगा, क्योंकि आजकल जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ कई एंकर्स भी तारीफ करते हैं, तो हमें कोई वो शक और शुबा नहीं होगा। लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स, मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए, जो ये डेवलपमेंट होती है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, और स्टार्टिंग फ्रॉम 83 इट हैज रीच्ड कटरा तक तो ट्रेन हमने चलाई। जब देखा कि उसकी एलाइनेशन में प्रॉब्लम है तो वो रुका प्रोजेक्ट, आगे भी चला। जो हमने अभी भी संगलधाम से रियासी तक वो ट्रेन नहीं जुड़ी है, क्योंकि इट इज अ हिली ट्रेन एंड things are difficult, it's not so easy, it's not a plain area, we must try to understand that. One thing, प्रधानमंत्री खाली इनॉग्रेशंस करने आए ऐसा तो नहीं होता ना। प्रधानमंत्री जो हमसे छीन लेते हैं उसको वापस भी तो देने आते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने हमसे स्टेटहुड लिया और हमें यूटी बना दिया, हमारा दर्जा कम कर दिया, नहीं तो ये तो कहा है कि देंगे, सही वक्त आने पर उसे लौटाया जाएगा। ये तो कहा है कि ये नहीं कहा है कि नहीं देंगे, इनको तो अभी तक ये नहीं कहा है कि नहीं देंगे। और पीएम मोदी की तारीफ तो आजकल कमलनाथ भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, उसके अलावा अजीत पवार, शरण भुजबल, नारायण राणा, हेमंत शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, ऐसी बड़ी लंबी एक फहरिस्त है जो आप कर सकते हैं। और अभी अभी जो हमारे वो फ्लैट्स के जो मालिक थे, आदर्श घोटाला जिसको कहा करते थे, उनको तो इन्होंने राज्यसभा में भेज दिया, क्योंकि जो यहाँ पे बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो इनके वहां जाके धर्माचार्य बन जाते हैं। देखिए ना, मतलब अजीत पवार जो बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचारी था, जिसको मैं नम्रता जी सिर्फ इतना समझना चाह रहा था जिसका रतनलाल गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इस सरकार ने या इस प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है तो क्या उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? मैं इस पर आपका जवाब चाह रहा हूं। मैं आपको कह रही हूं कि तारीफ किस चीज की होनी चाहिए। तारीफ तब होती कि अगर कोई नई चीज, कोई नई सौगात हमारे देश को, जहां पे हमारे यहाँ बेरोजगारी दर आज 40%, सबसे बड़ा आंकड़ा है पिछले 40 वर्षों के अंदर, 33% बढ़ गई है। सुरेंद्र अंबरदार जी इसका जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी, नम्रता शर्मा जी को आप जवाब दीजिए जी। देखिए, वो सहमत नहीं है। वो नम्रता शर्मा जी, सुरेंद्र अंबरदार जी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री ने अगर स्टेटहुड लिया है तो स्टेटहुड का तोहफा भी देना चाहिए था उन्हें वापस। शहर बना दिया, मैं कैसे सहमत होंगी? जो पढ़ा लिखा आज बेरोजगार युवा है, मैं कैसे सहमत होंगी? देखिए, निम्रता जी अगर सोई होती तो इनको हम जगाते। ये सोने का ढोंग कर रही है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हजार जो नम्रता जी, वास्तव में हुर्रा जी, हम सब देखिए, सुरेंद्र अंबरदार जी आपका जवाब दे रहे हैं। अगर आप सहमत नहीं होइएगा तो आप बीच में आप बोल सकती हैं जी।
मुझे अभी उनकी आवाज आ नहीं रही, लेकिन जी जरा सा देख लीजिए। अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस सब कॉन्टिनेंट के नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री जी उभरे हैं और सारे विश्व भर में इनकी मान्यता है। अभी जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद साहब पहले ही कहीं ना कहीं एनडीए के साथ नजदीकी बनाए हुए हैं। अगर अच्छा रतनलाल गुप्ता जी को आवाज बुखारी साहब की बात करेंगे तो वो भी एनडीए के साथ निकटता नहीं आ रही है ना, उनकी आई है निकटता बनाए हैं। ठीक है सर, हम देख रहे हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग जो पहले पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के पहली बार नहीं बड़ी बार उन्होंने तारीफ भी की है और उनके लिए वकालत भी की है। अब पिछले कुछ दिनों में ही आप देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं साउथ अनंतनाग से, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब ने भी पिछली बार ये कहा था कि जो इंडिया अलायंस है ये तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आपको याद होगा शायद डिबेट में ये भी चर्चा हुई थी कि उमर अब्दुल्ला साहब जब उमरा करने के बाद वापस आए थे, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था कि पीएम साहब ने जो 400 सीट्स की जो बात की है इसमें कुछ सच्चाई है। अगर अब फारूक अब्दुल्ला साहब भी एनडीए में आने के लिए संकेत दे रहे हैं तो इसमें नई बात नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है। अब कांग्रेस आगे की बात बता दी, अभी आपने आगे की बात बता दी, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। जी जी, एनडीए में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एनडीए में आना चाह रहे हैं। मुझे एक बात जोड़नी है। जी जी जोड़ लीजिए। जी जी नहीं मुझे एक बात और जोड़नी है। जी जी, कि अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा जो 400 सीट्स हैं उसमें 370 बीजेपी के अपनी होंगी और सिर्फ 30 सीट एनडीए की होंगी। इसलिए हमने ये देखना है कि एनडीए में कितना स्कोप है। मेरा तो ये सुझाव रहेगा कश्मीर के सभी नेतागणों से, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या आजाद साहब हो, उनसे मेरी विनम्र सुझाव है ये एनडीए की बात भी छोड़कर अगर बीजेपी में आते हैं शायद उस पर कुछ सोचा जा सकता है। नम्रता जी देखिए सहमत नहीं जवाब दे रही हैं। किसान पे गोली मारते हैं आप, अपने ही देश में अपने किसान को गोली मारते हैं। देश आंदोलित है, मणिपुर से लेकर लद्दाख तक सड़कों पे आंदोलन है और आप 370 पार की बात करते हैं। आप सपने जिन किसानों को आप प्रवोक करके अपना हथियार बनाकर जो उनको इन्वेजन के लिए तैयार करते हैं, ऐसा कभी देश में नहीं हुआ है। वो इन्वेजन थोड़ी नहीं, इन्वेजन करने के लिए किसानों के भी जितनी डिमांड्स हैं भारत सरकार खुले मन से उनके साथ बात करने के लिए तैयार है। हम सब एज भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता होने के नाते जो उनके बेसिक इश्यूज हैं हम सब तो सहमत हैं। इसके लिए कोई रास्ता निकालने की जरूरत है, इसलिए बातचीत की जरूरत है, हल्ला करने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस को प्रोवोक करने की जरूरत नहीं है। अमरदास जी, नम्रता जी जवाब दे रही है, सुन लीजिए थोड़ा सा, दोनों लोग बोल रहे हैं तो आवाज समझ में नहीं आ रही। जी नम्रता जी जल्दी से। उन्होंने कहा था कि दे दो हमको, ये दुर्योधन को कहा कि दे दो हमको 4 गांव, पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। तो फिर उसने कहा कि उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाच मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। अरे निम्रता जी 40-44 सीट पिछली बार आई है, इस बार आप 100 की कल्पना करके इंडिया अलायंस बना था। क्यों खुद को दुखी कर रहे हो? अच्छा है आप भी अपने आपके पार्टी में शेष नेतृत्व आप एनडीए के भारतीय जनता के पार्टी के पाले में आ रहा है। अजीत पवार को आपने उनकी घड़ी का निशान दे दिया। आप भी अपने भविष्य की चिंता कीजिए। आपके साथ तो आज कोई आना ही नहीं चाहता। देखिए आप ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने उसको अपनी पैरेट एजेंसी बना के रखा है। सत्यपाल मलिक जी मुंह खोलते हैं तो सीबीआई का रेड पड़ जाती है। 95% आप विरोधियों के ऊपर अपनी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करते हैं, जिसमें 10% भी कन्विक्शन रेट नहीं है पिछले 10 वर्षों के अंदर। तो आप देखिए आज देश सब समझने की कोशिश कर रहा है कि आज आपके देश को किस तरह से लाचार बना। मैं सुहेल काजमी साहब को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वो सबको सुन रहे हैं। सॉफ्ट स्टेट के रूप में जिस तरह से आपने भारत को प्रस्तुत किया था, सारा विश्व तमाशा देख रहा था। देखिए आप लोग की बात हो गई, मैं आ रहा हूं, सुहेल काजमी साहब को चर्चा में जोड़ लेता हूं। सुहेल काजमी साहब, जो पॉलिटिक्स 20 तारीख के बाद हुई है और 20 तारीख को
मुजफ्फर हुसैन बेग साहब पीएम मोदी जी की रैली में जाते हैं और उसके बाद जमकर उनकी स्पीच की तारीफ करते हैं और उनके काम की सराहना करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उसी ट्रेन में सफर करते हैं जिसका फीता पीएम मोदी ने काटा है और उसमें तारीफ करते हैं पीएम मोदी के काम की। जो सुर बदले हैं कश्मीर के नेताओं के, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ इशारा करते हैं ये बयान? देखिए, पॉलिटिशियन पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में कोई डिफरेंट स्टाइल के नहीं होते हैं। पॉलिटिशियंस हमेशा पॉलिटिक्स ना करें, उसके बिना तो कोई काम नहीं होता। और सत्ता के बिना काफी देर से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, सियासतदान जो हैं, सत्ता के बिना है। और 20 के बाद और खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में है और जम्मू कश्मीर में भी है, तो गुटबाजी और आपस में जो मनमुटाव है वो हर बंदा दूसरे बंदे से, और खासकर नेशनल पार्टी जिसकी क़यादत मोदी जी कर रहे हैं, ये वही मोदी जी हैं और वही एनडीए है जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। ये एनडीए है जिसमें मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को पद्म विभूषण मिला है, आजाद साहब को पद्म विभूषण मिला है। तो ये पार्टी का जो होता है, पॉलिटिशियंस का, ये छोटी मोटी बातें जो है नजरअंदाज करनी चाहिए। बेग साहब ने तो पिछले महीने कहा मुफ्ती साहब की ग्रेवयार्ड पे कि मैं तो पीडीपी का रुकन हूं, पीडीपी का फैमिली मेंबर हूं, तो मैंने तो छोड़ी नहीं कभी पीडीपी। और परसों उनका बयान था कि नहीं मैं तो पीडीपी में हुई नहीं। तो ये सब चीजें जो है आने वाले दिनों में आपको और क्लैरिफाई करेंगी कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स। देखिए, जहां तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैंने पहले भी आपसे बड़ी डिबेट्स में कहा कि इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स नहीं करेंगे तो इनका वजूद रीजनल पार्टीज का खत्म हो जाता है। कोई भी रीजनल पार्टी किसी भी जगह, और जम्मू कश्मीर तो बहुत छोटी जगह है, तो यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडिपेंडेंटली लड़ना होगा और पीडीपी को भी अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़नी होगी। और उसके बीच में आ जाती है अब वेव, मोदी वेव, और उसके बाद डेवलपमेंट वेव, और उसके बाद बाकी चीजें। देखिए, एक चीज एडमिटेड है कि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स 32,000 करोड़ के परसों प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किए हैं, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, टाइम बाउंड काम जो है 70 सालों में इतनी पेस से कभी हुए नहीं है। और जो नई अनाउंसमेंट्स हैं वो भी जो प्राइम मिनिस्टर ने की हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी ऑन ग्राउंड आपको दिखेंगी। जो चीजें एडमिटेड फैक्ट्स हैं उसको पॉलिटाइज करने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार के काम ने एक तरह से जो अपने कट्टर हरीफ हैं, जो विरोधी थे, उन्हें भी तारीफ करने पे एक तरह से मजबूर कर दिया। मैं रतनलाल गुप्ता जी, जो बात अभी यहाँ सुरेंद्र अंबरदार जी कह रहे हैं, मैं नम्रता जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं रतनलाल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से सबको सुन रहे हैं वो। रतनलाल गुप्ता जी, मेरा सवाल ले लीजिए, फिर अपनी बात शुरू कीजिएगा। जो बात यहां पर सुरेंद्र अंबरदार जी कह रहे थे, अब बात देखिए अब आगे बढ़ गई रतनलाल गुप्ता जी। अब यह भी इशारा मिल रहा है और यह भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या एनसी जो है वो एनडीए के साथ जा सकती हैं। अब ये भी बातें हो रही हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है जी कि डॉक्टर फारूक साहब जो इतने बड़े लीडर हैं, मुल्क के लीडर हैं जी, और मेंबर पार्लियामेंट हैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका तारीफ करना कि साहब ये रेल जो एक ख्वाब था कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों का, वो पूरा हुआ है, इसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो टाइमिंग तो देखिए, आप टाइमिंग देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। देखिए, मेरी सुन लीजिए जी जी। एक सेंटेंस तो इन्होंने कहा जी, बड़ी तारीफ की। दूसरा उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा साहब कि तरक्की की जो बातें कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटीज में कुछ नहीं है, ये भी बात कही। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि एनडीए में आने की बात जी। तो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने कैटेगरिकली क्लियर किया कि हम एनडीए के साथ कभी भी किसी सूरत में भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही उनके साथ मिलेंगे, ना इनके साथ कोई समझौता है हमारा, हम अलग से उनके साथ नहीं जाने वाले। लिहाजा ये बात कहना कि एनडीए में आ रहे हैं या ये बात परज्यूम कर जानी, तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। का एक्सपीरियंस तो है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, और मैंने भी कल क्लियर किया कि कैटेगरिकली हम एनडीए के साथ किसी सूरत में नहीं जाएंगे। अंबरदार जी, आप बोल सकते हैं, जाएंगे ना बाद में जाएंगे, ना हम तो चाहेंगे अबू हुरैरा साहब। ठीक है, नम्रता जी आप पहले बोलिए, सुरेंद्र जी आप बोलिएगा। ठीक है, नम्रता जी आप पहले बोल लीजिए जी।
हम तो चाहेंगे जिन पार्टीज का आपने ABC वाली पार्टीज का जो मुझसे पहले नाम दिया था आपने कि चाहे जो भी हो जिनका नाम मैं क्या कोट करूं आप कर चुके हैं, हम तो चाहेंगे पीपल अलायंस में जाएं और जम्मू कश्मीर की जनता को स्पष्ट हो कि कौन किसके साथ है, ताकि पता चले जो अलायंस इन्होंने पीडीपी मतलब ये नम्रता जी, अब इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में जैसे एनडी ब्लॉक की बात हो रही थी अब वो नहीं रहा, अब कोई गठबंधन नहीं रहा एनडी ब्लॉक का। बिल्कुल नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी ये दोनों फाउंडर मेंबर्स हैं इंडिया अलायंस के। और हम देखिए रतनलाल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रतनलाल गुप्ता जी सर बोल सकते हैं। कैटेगोरिकली से दैट ऑल विंडोज डोर्स एंड स्ट्रीट्स इंडिया ब्लॉक का मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूं, सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प बात है जी। एथिकली और मॉरली सोचते हैं कि जो वो कह रहे हैं उसी पे प्रैक्टिकली अमल करेंगे और अभी दौर जारी है बातों का, इसमें सिलसिला अभी कोई बात शुरू है और अभी उसमें अंजाम पे पहुंचना है। We don't अभी believe कि ये लोग जाएंगे उसके साथ, तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। जो यहाँ के खड़कदार हैं इसके, उनकी बातचीत होनी है। आज कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि साहब अभी सीट शेयरिंग की बात होनी है, उसमें क्या रिजल्ट निकलते हैं, हमारी लीडरशिप यही मैं भी कह रही हूँ कि अभी सीट शेयरिंग की बात होनी है, उसके साथ है। आप तो कह रहे थे बहुत पेचीदा, देखिए बड़ा लड़ना चाहती है। दिल्ली में उन्होंने माना कि हम सीट शेयरिंग में चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो हरियाणा में सीट शेयरिंग में चुनाव लड़ रही है, पंजाब में, तो इसी तरह से सब जानते हैं कि एक ही उम्मीद है इस दुनिया, इस देश के लिए, चलिए ठीक है। सुरेंद्र अंबरदार जी, नम्रता जी देखिए बात हो गई, मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। सुरेंद्र अंबरदार जी जल्दी से सर। मैं नम्रता जी का धन्यवाद करता हूं कि इसने ये एक्सेप्ट किया है कि इंडिया अलायंस के नाम की कोई चीज जम्मू कश्मीर में नहीं है। दूसरा जो अपने गुप्ता जी ने बात की है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे। देखिए ये ड्यूअल पॉलिसी है कि फारूक अब्दुल्ला साहब एनडीए के लिए संकेत देता है और उमर अब्दुल्ला साहब एनडीए से बाहर रहने की संकेत देता है। नम्रता जी जवाब दे सकती हैं बात ये है कि ग्राउंड इनके हाथ से स्लिप हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के पास ग्राउंड नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए ये फाइनली विड्रॉ कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों को अपनी राजनीति रोटी सीखने के लिए लोगों को बीजेपी के बीच बन के किस तरह से काम कर रही है। हम तो कहते हैं खुल के आ जाइए, कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। क्यों कर रहे हैं काम? बिकॉज इनके पास बीजेपी के पास आसपास आने के अतिरिक्त इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये अब औपचारिक बात हो सकती है। देखिए जम्मू कश्मीर की सियासत बहुत उलझती जा रही है, बहुत पेचीदा है। जम्मू कश्मीर की सियासत बहुत पेचीदा है। मैं सुहेल काजमी साहब आपसे कई एंगल पर जम्मू कश्मीर की सियासत को समझता, लेकिन वक्त की मेरे पास कमी है। किसी दिन फिर हम सुहेल काजमी साहब बैठेंगे और जम्मू कश्मीर की जो सियासत अब उलझती जा रही है इसे समझने की कोशिश करेंगे। इंडी गठबंधन क्या एक साथ आएगा या नहीं आएगा, यह बड़ा सवाल है। और क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तारीफ या मुजफ्फर बेग साहब की तारीफ के पीछे क्या कुछ छुपा है, इस पर भी हम एक तरह से चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सियासत क्या अभी इसमें और भी उलटफेर होंगे, यह भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रतनलाल गुप्ता साहब, सुरेंद्र अंबरदार जी, नम्रता शर्मा जी और सुहेल काजमी साहब। तो चलिए JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।